जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और पिछले 2 दिनों से आपका जो है क्लास नहीं हो पा रहा था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि इसका रीज़न क्या था। ठीक है, तो बस यही रीज़न था छोटा सा, और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक ना, अलग अलग तरीके से जो है, चूँकि जो लोगों को लगता है ना, आप लोग को लग रहा होगा कि हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो यूट्यूब की तरफ से हम बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जितना आप सोच रहे हैं वो वाकई में सच्चाई वैसा नहीं है। ठीक है, लोगों को लगता है कि अब यूट्यूब पर 1.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाला है तो मतलब लाखों रुपया महीना में आता होगा। बिल्कुल फेक चीज़ है ये सब। बस आपके साथ हमारा लगाव है, ठीक है, इसके लिए हम यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, समझ लीजिए। अन्यथा यूट्यूब से कितना पैसा आता है वो किसी से परे नहीं है। मतलब लोग को जो दिखा देता है वेबसाइट वगैरह पर, वो सीधे 3 गुना 4 गुना करके दिखाता है। सच्चाई कहीं और कुछ है। ठीक है ना। तो जो आप लोग के लिए हम डिजिटल पैनल लेकर आ रहे हैं, इसमें मतलब बहुत सारा जो है हमें हो सकता है तो कर्ज भी लेना पड़े। ठीक है, हमने कुछ लोगों से बात भी किया है। तो ये सारी चीज़ें करके जो है आप लोग के लिए हम जुगाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं, और आप लोगों से हमने हेल्प के लिए एक वीडियो भी बना दिया था। एक बार फिर हम आप लोग को कह देना चाहते हैं, जो सच्चाई होगा वो हम आपको निश्चित रूप से वीडियो में ही बताएंगे। मतलब कहीं कोई चीज़, आज तक जितनी भी चीज़ें हुई है इस परिवार में, लगभग जो हमें आप लोग को बताना चाहिए हम आपके साथ शेयर किए हैं। ठीक है, तो आप इस परिवार के जब सदस्य हैं तो हर चीज़ आपके साथ हम शेयर करते आ रहे हैं। ठीक है ना। हाँ, तो क्या होगा, कैसे हम डिजिटल पैनल लेकर आएंगे, वो सारी जानकारी आपको जो है निश्चित रूप से मिलेगी। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, कोई डाउट नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं। ठीक है, और जो आप दे रहे हैं हमें, ठीक है, जो आप हमें सहयोग कर रहे हैं उसका भी टोटल डिटेल हम आपको बताने वाले हैं। समझ में आ रहा है कितना किसने दिया। यदि कोई 1 रुपया भी दे रहा है, 1 रुपया भी हमारी मदद कर रहा है, तो उसको भी जो है निश्चित रूप से उसमें बताया जाएगा कि आपने मतलब जो नाम है उनका, उन्होंने 1 रुपया दिया है। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं। खैर, इसके साथ साथ हम लोग लगातार पढ़ाई करते रहेंगे, इसमें लगे रहेंगे। बस 2-4-5 दिन में जो है कोशिश करेंगे कि जैसे ही हो सके किधर से भी जुगाड़ करके कहीं से भी, ठीक है, कर्ज लेकर ही, लेकिन आप लोग के लिए पैनल जरूर लेकर आए। बस आप लोग के सपोर्ट और प्यार की ज़रूरत है हमें। बस ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। समझ में आ रहा है। चलिए, सवाल सबसे पहला आपके सामने है कि अवकल समीकरण एक दिया गया है। ठीक है, यह 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हमने लिया है, और पूरे के पूरे बुक से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है। लगभग सभी टॉपिक आपको इसमें आ जाएगा। ठीक है, और पिछले क्लास में जो है हम निश्चित समाकलन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लगभग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक, तो यदि नहीं देखे हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मिशन 50-50 2023। ठीक है, मिशन 50-50 2023 करके जो प्लेलिस्ट हमारा है उसमें सब वीडियो आपको मिल जाएगा। और यदि आप उसी वीडियो को सिर्फ देख लेते हैं ना तो पूरा का पूरा कंटेंट वहां है अवेलेबल। ठीक है ना। हाँ, चलिए, पहला सवाल आपके सामने है। एक अवकल समीकरण दिया गया है तो इसकी कोटि आपसे पूछ रहा है। देखिए, अवकल समीकरण क्या है, तो d² बटा में dx², और इसके बराबर में है आपका रूट अंडर 1 प्लस dy बटा dx के होल स्क्वायर। ठीक है, dy बटा dx के होल स्क्वायर, इसकी कोटि पूछा जा रहा है। देखिए, सवाल आपसे पूछा है कि इसकी कोटि क्या है, तो बिल्कुल सिंपल है। दिए गए अवकल समीकरण में जहां सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही उसकी कोटि कहलाएगा। तो यहां देख रहे हैं 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, यहां आप देख सकते हैं 1 बार डिफरेंशिएशन हुआ है, उसके होल पावर में 2 लिखा हुआ है। तो जो कोटि होता है वो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएशन जहां होता है वही उसकी कोटि होता है। तो इसका कोटि कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। ठीक है। अच्छा, यदि इसी का घात पूछ दिया होता तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते, लेकिन जो हमारा बेसिक क्लास वाला वीडियो देखा है, इसके बेसिक क्लास वाला वीडियो जो कि हम बेसिक क्लास में बता दिए हैं आपको, यदि आपने उस वीडियो को देखा है तो हमें नहीं लगता कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा अब। ठीक है, आपको बताए थे कि जब घात निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा कि dy बटा dx जो है रूट के अंदर में नहीं आना चाहिए। यहां देखिए dy बटा dx रूट के अंदर में है,
ठीक है। यदि आप इसको हटा पा रहे हैं तो हटाइए, और यदि आप इसको नहीं हटा पा रहे हैं, रूट नहीं हट पा रहा है, dy/dx रूट के अंदर से नहीं हट पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में ये जो अवकल समीकरण है इसका घात अपरिभाषित हो जाएगा। तो आप यदि डायरेक्ट देखेंगे या आपको यदि कॉन्सेप्ट नहीं मालूम है तो आप सीधे लिखिएगा कि इसका घात अपरिभाषित होगा, लेकिन नहीं, यदि हटा सकते हैं तो हटाइए। हटाने का तो आसान है, दोनों तरफ यदि हम वर्ग कर देंगे तो आसानी से स्क्वायर से रूट कट जाएगा। देख लीजिए, हो गया बात खत्म। अब जिसका कोटि देखे हैं उसी के होल पावर में देखिए, तो होल पावर में कितना है 2, यानी इसका घात भी हो जाएगा आपका 2 के बराबर। सिर्फ आपसे कोटि पूछा था, लेकिन हमने इस क्वेश्चन को देखकर इसका घात भी क्लियर कर दिया है कि इसका कोटि 2 होगा और घात कितना होगा 2 होगा। आशा करते हैं कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अन्यथा आप इस जाइए वहां पर अवकल समीकरण वाले वीडियो को देखिए, जिसमें कोटि और घात निकालने के बारे में आपको बताया गया है। वो पूरा लाइव क्लास था आपका, ठीक ना, तो उसमें पूरी जानकारी आपको दी गई है, एक एक टॉपिक क्लियर कराया गया है आपको, ठीक है। तो आप यदि वहां जाकर देखेंगे तो आपको आसानी से पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल कह रहा है कि y-अक्ष की द्विकोज्या निम्न में से कौन है। आपको इसके लिए भी बता दिए हैं, देखिए y-अक्ष यहां पर लिखा है ना, कोई बात नहीं, हम सब बता देते हैं। ये y-अक्ष की द्विकोज्या, y-अक्ष की द्विकोज्या, या आपसे पूछे x अक्ष की द्विकोज्या, या आपसे पूछे y-अक्ष की द्विकोज्या, या आपसे पूछे z अक्ष की द्विकोज्या, ठीक है। हाँ, तीनों में से कुछ भी, कोई भी पूछ दे कि x अक्ष का द्विकोज्या क्या होगा, y अक्ष का क्या होगा, z अक्ष का क्या होगा, तो गौर करेंगे। जैसे जिस अक्ष का पूछेगा उसका मान 1 रखिएगा, बाकी सब 0। जैसे पूछता है कि y अक्ष की द्विकोज्या क्या होगी, देखिए लिखने का जो क्रम होता है, पहले x को लिखते हैं, फिर y को लिखते हैं, फिर z को लिखते हैं, ऐसा ही लिखते हैं। तो यहां पर जिसके बारे में पूछा जा रहा है सिर्फ उसके जगह पर 1 लिखना है, बाकी सबके जगह पर 0 लिखना है। तो y अक्ष की द्विकोज्या पूछ रहा है तो x के जगह 0, y अक्ष का पूछ रहा है इसलिए y के जगह 1 और z के जगह 0, हो गया y अक्ष की द्विकोज्या। यदि आपसे पूछता कि x अक्ष की द्विकोज्या क्या है, ठीक है, यदि आपसे पूछे कि x अक्ष की द्विकोज्या क्या है, तो आपको x के जगह पर 1 रखना पड़ेगा, यानी पहले 1 रखना है, फिर y के जगह 0 और z के जगह भी 0। यदि आपसे पूछे कि z अक्ष की द्विकोज्या क्या है, z अक्ष की द्विकोज्या, तो z का मान 1 होगा, बाकी सब 0 होगा। तो यहां पर x के जगह 0, y के जगह 0 और z का मान कितना हो जाएगा 1 के बराबर। तो ये हो गया आपके z अक्ष की द्विकोज्या। अब कुछ भी पूछेगा, x का पूछे, y का पूछे, z का पूछे, फर्क नहीं पड़ता है, आप आसानी से जो है सवाल का जवाब दे दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल है कि j क्रॉस i, गौर करेंगे इधर, ये क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल है और इसको हर सेट में हम रखते हैं क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। और जब भी बात क्रॉस प्रोडक्ट की आती है तो आपको ये रोटेशन हमेशा याद रखना है, ठीक है। कई बार हमने इसके बारे में आपको बताया है, ये रोटेशन आपको याद रखना है कि आई जे, तो उसका आंसर के होगा यदि रोटेशन ऐसे चल रहा है। तो यदि रोटेशन उल्टा हो गया तो चिन्ह बदल जाएगा। जैसे j के बाद i है, जाना चाहिए था i से, जा रहा है i से, रोटेशन उल्टा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा -k वेक्टर के बराबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा -k वेक्टर के बराबर। ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर दिख रहा होगा। चलिए आइए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने दिख रहा होगा, सॉरी चौथा क्वेश्चन है ये, चौथा इंटीग्रेशन है। देखिएगा यहाँ पर ये फॉर्मूला ही है, इंटीग्रेशन है 1/में x इंटू रूट अंडर x² -1 का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। देख लीजिएगा 1/में x इंटू रूट अंडर x² -1 का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है। गौर से यदि देखेंगे तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है और ये होता है आपका सेक इनवर्स x प्लस c के बराबर, ठीक है ना बाबू। 1/में x इंटू रूट अंडर x² -1 ये होता है सेक इनवर्स x के बराबर। और यदि में इसी में हम माइनस लगा दे, जैसे -1/में x इंटू रूट अंडर x² -1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो जैसे ही यहां पर माइनस लगेगा तो ये हो जाएगा आपका कॉसेक इनवर्स x के बराबर, कॉसेक इनवर्स x प्लस c के बराबर। तो ऐसे ही आपको साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बता दीजिए जल्दी से।
जल्दी से बता दीजिएगा सभी लोग कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। क्योंकि देखिए जब सेक इनवर्स एक्स का पूछ सकता है तो साइन इनवर्स एक्स का क्यों नहीं पूछ सकता है। अब आपको सेक इनवर्स एक्स लिखने से यह मतलब है कि आपको साइन इनवर्स एक्स का भी याद होना चाहिए, आपको कॉस इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, आपको टेन इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए, आपको कॉट इनवर्स एक्स का भी डिफरेंशिएशन याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है? यानी जितना भी इनवर्स फंक्शन है सबका डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो यदि आप साइन इनवर्स एक्स की बात करेंगे या फिर ऐसे देखेंगे 1/√x² - 1 dx, ठीक है, तो ये जो है आपका साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा, नहीं ये साइन इनवर्स एक्स का हो जाएगा। इसके बाद अगला है आपका -1/√x² - 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स, ठीक ना। हाँ देखिए यहां पर माइनस नहीं लगा हुआ है तो साइन इनवर्स एक्स, यदि माइनस लग गया तो कॉस इनवर्स एक्स। और यदि ध्यान से देखिएगा कि कभी कभी ये ना लिख के ना इसके जगह पर माइनस कॉस इनवर्स एक्स भी लिख सकता है, ठीक है, तो ये या फिर ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहां पर यदि माइनस नहीं लगा हुआ है और इसमें माइनस लगल है तो उस समय कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना इसी माइनस को यदि हटा के यहां ले जाएंगे तब बात उतने ना पड़ेगा, इस माइनस को उठाकर यहां ले जाइए तो 1/√x² - 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स ना। तो माइनस यहां से हटेगा तो उधर लगा हुआ रहेगा। या फिर यदि देखेंगे तो इसको माइनस साइन इनवर्स एक्स भी लिख सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है जो क्वेश्चन सेट कर रहा है। आपको कई बार हमने बताया है कि यदि एग्जाम सेटर या क्वेश्चन सेटर यदि ये चाहता है कि बच्चा पास हो जाए, ठीक ना, ये विकास दिव्यकृति सर के इंटरव्यू में एक बार हमने सुना है, वो बता रहे थे कि यूपीएससी के जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो उन शिक्षक से पूछा गया जो इंटरव्यू ले रहे थे, उनसे पूछा गया कि आप बच्चों को जो है किस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। तो उन्होंने कहा कि यदि हमारी मर्जी होगी कि इस बच्चे को पास कराना है, ठीक है, ये बच्चा बेहतर है इसको पास कराना है, तो हम उसको पूछेंगे कि आपके मामा जी का नाम क्या है, ठीक है। और यदि हमको लगेगा कि नहीं ये बच्चा गड़बड़ है, इसको पास नहीं कराना है फेल कराना है, तो उससे ये पूछेंगे कि हमारे मामा जी का नाम क्या है। समझ में आ रहा है? अब हमारे मामा जी का नाम तो हमको मालूम होगा, ये बच्चा तो बिल्कुल अननोन है तो जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर के ऊपर, ठीक ना, कब किसका दिमाग कैसे घूम जाए क्वेश्चन सेट करेगा। इसलिए आपको हर प्रकार से तैयार रहना है, आपको अपने मामा जी का नाम भी याद रखना है और हमारे मामा जी का नाम भी याद रखना है, ताकि यदि हम आपसे ये पूछ दे कि हमारे मामा जी का नाम क्या है तो आप उसको बता सके, ठीक है ना बाबू। चले देखिए, हाँ इसी प्रकार से यदि पूछ दे कि 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा tan इनवर्स x, अच्छा नहीं, या हो जाएगा माइनस कॉट इनवर्स x, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। या फिर आपका -1/1 + x² का इंटीग्रेशन पूछे तो ये हो जाएगा आपका कॉट इनवर्स x या फिर माइनस tan इनवर्स x, ठीक है ना, हाँ माइनस tan इनवर्स x। समझ में आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं है? चलिए बाबू अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। सवाल आपका है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए सभी लोग। किधर गया भाई? हाँ हाँ ठीक है, क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि बड़ी ब्रैकेट के अंदर में है ए बी और ए, ऐसा ही ना है, ए बी और ए। और इसके लिए आपको एक बात बता दिए थे कि यदि बड़ी ब्रैकेट के अंदर में अलग अलग रहेगा तब तो उसका मान निकाल सकते हैं आप, लेकिन यदि उसके अंदर में, गौर करेंगे, यदि उसके अंदर में सेम टू सेम दो गो आ जाए, ठीक है, सेम टू सेम यदि दो गो आ जाए, जैसे समझिएगा थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए कि ऐसा आ जाए, देखिए ए बी, इसका मान 0 हो जाएगा, गौर करेंगे इधर। या फिर ये आ जाए, देखिएगा, या फिर ये आ जाए ए वेक्टर बी वेक्टर ए वेक्टर, 0 हो जाएगा। या फिर ये हो जाए ए वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर, इसका भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि यदि बड़ी ब्रैकेट के अंदर में दो गो सेम टू सेम हो जाए तो उसका 0 हो जाएगा। जैसे देखिए दो गो सेम टू सेम हो जाए तो 0 हो जाएगा, दो गो सेम टू सेम हो जाए तो उसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और यदि अलग अलग रहेगा, ठीक ना,
अलग अलग रहेगा तो आप इसको जो है आसानी से मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, ठीक है। तो इसका जो है देखिए कितना आंसर हो सकता है। ए बी सी है, यदि आप इसको क्रमबद्ध लिखे, ये तो एकदम सीरियल से ही आपको देखना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो सकता है, गौर करेंगे इधर बी वेक्टर, सी वेक्टर, ए वेक्टर, रोटेशन चल रहा है, आपको यहां पर हम लिख ही देते हैं। मान लीजिए कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और यहां पर क्या है, सी वेक्टर है, बस। तो ए बी सी दिया है, अब बी से शुरू कीजिए, तो बी सी और ए सही है। इसका ये भी हो सकता है, ये हम बी से शुरू किया, अब सी से शुरू करेंगे, तो सी ए और बी, तो इसका ये भी आंसर हो सकता है सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, ठीक है, समझ में आ रहा है। और यदि आप इसके दिशा को चेंज कर देते हैं, मान लीजिए इसके दिशा को चेंज कर लेते हैं, तो आगे माइनस लग जाएगा, यानी हो जाएगा माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, या फिर माइनस, गौर करेंगे इधर माइनस, दिशा को चेंज कर दीजिए ना, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की जगह क्या लिखे, ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, और ऐसे ए वेक्टर, सी वेक्टर, बी वेक्टर, या फिर सी वेक्टर, बी वेक्टर, ए वेक्टर, ऐसा करके, ठीक है। ऐसे यदि दिशा को आप चेंज कर देते हैं तो उसमें क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो एक ये सवाल यदि अलग अलग वाला है तो आपको हमेशा उसके रोटेशन का ध्यान रखना है कि ए बी सी बी सी ए ऐसे रोटेट करेगा, जैसे यहां पर दिख रहा है ए बी सी ए सी ए बी, ऐसे रोटेशन चलेगा इसका, ठीक है। और सब इसका सही आंसर होगा, वहां ऑप्शन में आप देखिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक बार देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा और बनाने का प्रयास भी कीजिएगा, केवल देखने से काम नहीं चलेगा, ठीक ना। हाँ, जब तक आप क्वेश्चन को खुद से नहीं बनाइएगा तो देखने से क्या फायदा होने वाला है, हैं? देखते रह जाइएगा इससे में, तो बस आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए सभी लोग। सवाल कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले और अक्ष पर समान कोण बनाने वाले, यही सवाल है ना, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले और अक्ष पर समान कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, ठीक है। अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाले और अक्ष पर समान कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा, यह सवाल आपसे पूछा है, यही ना, अल्फा बीटा गामा से गुजरने वाली और अक्ष पर समान कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा। अच्छा, ध्यान से यदि देखेंगे तो यदि कोई रेखा अल्फा बीटा और गामा से गुजर रहा है, ठीक है, तो यदि किसी बिंदु से होकर जा रहा है तो पहले रेखा का समीकरण क्या होता है देख लीजिएगा, x माइनस x1 बटा में a, y माइनस y1 बटा में b, इसके बाद z माइनस z1 बटा में c, जहां पर x1, y1 और z1, ध्यान से देखेंगे x1, y1 और z1 जो है ये आपका क्या है, तो ये x1, y1, z1 होता है आपका बिंदु का मान, जिस बिंदु से होकर रेखा गुजरती है उस बिंदु का मान। तो यहां पर बिंदु का मान क्या दिया गया, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा, तो क्या हो जाएगा x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा, और कह रहा है कि समान कोण बनाती है, यानी बटा में जो आपको ये दिख रहा है ए बी सी, यहां पर आप ये आपका द्विकोज्या भी हो सकता है, द्विक अनुपात भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यदि द्विकोज्या की बात करेंगे तो समान कोण बनाने की बात कर रहा है, इसका मतलब द्विकोज्या बराबर है, तो एल एम एन का मान यदि बराबर है तो जब सबके सब बटा वाला बराबर है तो सभी कट जाएगा, तो आपका जो समीकरण होगा वो ये हो जाएगा x माइनस अल्फा, y माइनस बीटा और z माइनस गामा के बराबर, ठीक है ना बाबू। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल कहता है कि यदि एल एम एन किसी रेखा का द्विकोज्या है तो निम्न में से कौन सा सत्य है। यदि एल एम एन किसी रेखा की द्विकोज्या है तो आपको बता दें कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होता है। और आपको मालूम है कि एल को कॉस अल्फा कहा जाता है, एम को कॉस बीटा कहा जाता है और एन को कॉस गामा कहा जाता है, ठीक है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा, इसका मान भी कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर, ठीक है ना बाबू। और यदि इसी को साइन में चेंज करके देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस
1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर कितना हो जाएगा 1। ऐसा क्यों लिखा गया समझ में आ रहा है? क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलिए देखिएगा, 1 1 1 तो हो जाएगा आपका 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर गामा, सब में से कॉमन ले लिए तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब बराबर में कितना 1। गौर करेंगे, ये माइनस वाला उधर जाएगा प्लस में और ये प्लस वाला इधर आ जाएगा माइनस में, यानी आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और प्लस हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर गामा बराबर में कितना? ये प्लस वाला इधर माइनस में आएगा ना, तो 3 में से 1 घट जाएगा, यानी कितना 2 के बराबर। तो यदि इसी का आंसर आपसे साइन में पूछा जाए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा का मान 2 के बराबर होगा। यदि एल एम एन में पूछा जाए तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर होगा। यदि कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा में पूछा जाए, यानी द्विक कोज्या के लिए पूछा जाए, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा का मान कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तीनों में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए ध्यान रखेंगे क्वेश्चन 1 था, हमने इस पर आधारित ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया है आपको। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल कहता है कि ए और बी वर्ग अवयव है। यदि ए और बी वर्ग अवयव है तो ए बी के ट्रांसपोज बराबर क्या होगा? सिंपल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जब गुना में होगा तो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है ना बाबू। यदि ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो पहले बी आ जाएगा बाद में ए आ जाएगा, लेकिन जोड़ घटाव में चेंज नहीं होता है। यदि कह दे कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज बराबर तो क्या होगा? ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। यदि कह दे ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज बराबर तो ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। जोड़ घटाव में परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन गुना में जब रहेगा कि ए बी का होल ट्रांसपोज तो वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर, ठीक है ना, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला है कि कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। यहां देखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6, यानी ये तो अपने लिमिट से बाहर है, इसको लिमिट में रखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस पाई प्लस पाई बाई 6 तृतीय चतुर्थांश में चला गया। तृतीय में टैन और कॉट को प्लस में रखा जाता है, ये तो माइनस में है भाई, हाँ ये तो माइनस में जाएगा तो हो जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6। और गौर करेंगे कॉस इनवर्स के रूप में, हाँ अंदर में माइनस लगल है, तो यदि कॉस इनवर्स के रूप में हो अंदर में माइनस लगल हो तो माइनस को हटाना है, पाई में से घटाना है, तो पाई माइनस पाई बाई 6, 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5 पाई बाई 6 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर, एक बार चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपका डिफरेंशिएशन का है। देखिएगा क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन देखिए, बनाइए सभी लोग। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एक एक क्वेश्चन के लिए, ताकि कोई भी सवाल यदि आपसे पूछा जाए उसके आसपास का तो आप उसका बहुत बेहतरीन तरीके से जवाब दे पाए। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लगातार प्रैक्टिस करते रहना है क्वेश्चन का, हर टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते रहना है आपको। बस हो गया एग्जाम की तैयारी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत तो है नहीं। सवाल है y बराबर लॉग, फिर आपका है लॉग, अब क्या है लॉग लॉग, अच्छा वाह, फिर लॉग x, ये है। देख लेते एक बार, y बराबर है लॉग फिर लॉग x, तो dy बटा dx का मान पूछ रहा है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन एकदम नॉर्मल है भाई। डिफरेंशिएशन वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है कि जब भी आप डिफरेंशिएशन के किसी सवाल का सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक ना, कोई भी सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि उसमें कितना फंक्शन है, ठीक है, कै गो फंक्शन उसमें है। जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करना है, क्लियर है। जितना फंक्शन होगा उतना बार डिफरेंशिएशन करना है, सबको गुना में लिखना है बस। यहां पर देखेंगे तो एक फंक्शन है, दो फंक्शन है, तीन फंक्शन है। चलिए भाई डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका क्या हो जाएगा लॉग का 1 बटा में जो कोणांक में है जो कहते हो, यानी लॉग x। इसके बाद दूसरा ध्यान से देखेंगे,
इसका यदि डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो वही होगा 1 में कोणांक में जो है ज्यों का त्यों, यानी log x। अब चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 में x। हो गया 1 में x इंटू log x। कितना आसान है, देख लीजिए। तो यही तो है डिफ्रेंसिएशन। हो गया। अगला सवाल कह रहा है कि बिंदु 1, -1 और 1, दूसरा है फिर -1, 1 और 1 को मिलाने वाली रेखा का द्विकोज्या निम्न में से कौन है। गौर से समझेंगे। यदि कोई दो बिंदु दिया गया है आपको और कहे कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विकोज्या क्या है, इसके लिए आसान कॉन्सेप्ट हम आपको बता देते हैं कि कोई दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की द्विकोज्या, बिंदु क्या है 1, -1 और 1, राइट। दूसरा बिंदु क्या है बाबू, दूसरा बिंदु है -1, 1 और 1, -1, 1 और 1। अब ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा कौन है, ये दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा की द्विकोज्या आपको निकालना है। पहले तो आप ये कर लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, पहले ये कर लीजिए कि दोनों को आपस में घटा दीजिए। आप हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को घटाइएगा, हमेशा बाद वाला में से पहले वाला को। -2 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा, देखिए -1 और यहां हो जाएगा फिर -1। इसके बाद दूसरा, फिर इसमें से इसको घटाइए तो कितना हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका माइनस और फिर -1। ले पूरे लिख देते हैं, पीछे बराबर चिन्ह लगाओ या कॉमा, चलिए बराबर चिन्ह नहीं लगाना है, द्विकोज्या निकाल ले। इसके बाद देखिएगा इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब बटा में क्या लिखना है, तो इसका मापांक, क्या मापांक देख लीजिए, हो जाएगा आपका -2, ये हो जाएगा आपका -+2 और ये कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब बस ये है आपका, अब इसी का मापांक निकाल देना, यानी √2 के स्क्वायर 4 + 4, वो तो 0 है ना इधर, फिर हो जाएगा आपका 4 + 4, ये तो आपका 0 है, फिर भी लिख दीजिए 4 + 4। गौर करेंगे आपको क्या बताए अभी कि जब दो बिंदु दिया गया हो और आपको उसकी द्विकोज्या कहे तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दूसरा वाला में से पहला वाला को घटा देना है। ठीक है, घटाने के बाद जो संख्या आएगा उसके वर्गों का योगफल, √अंडर वर्गों का योगफल सबके बटा में लिख देना है, आपका द्विकोज्या निकल गया। ये हो जाएगा -2 बटा में ध्यान से देखेंगे इधर, -2 बटा में 8 का कितना हो जाएगा, 8 का हो जाता है आपका 2√2 ना, 2√2। ये हो जाएगा आपका 2 बटा में 2√2 और ये तो 0 हो जाएगा, ये कट गया आपका, ये कट गया आपका, -1 बटा √2, 1 बटा √2 और ये फिर हो जाएगा आपका 0। एक बार चेक कर लेते हैं कौन है इसका आंसर, एक बार चेक करने की जरूरत है भाई, किधर गया। यस, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है 1/√2 -1/√2, 1/√2 -1/√2 ना, और फिर 0। ऑप्शन नंबर सी सही तो है भाई, क्या दिक्कत आ गया भाई, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ऑप्शन नंबर सी में देखिए तो कुछ गड़बड़ लिखा हुआ तो नहीं है, हैं? ठीक तो है, लेकिन यहां पर होना चाहिए ना ये। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर नहीं होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए तो हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं ऐसे होना चाहिए, आगे माइनस इसमें लगना, इसमें माइनस लगना चाहिए, इसमें नहीं लगना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि y बराबर a के पावर x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, y बराबर a के पावर x का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। चलिए कोई बात नहीं है, कर दीजिए ना 2 बार डिफरेंशिएशन, क्या दिक्कत है, कोई बड़ा सवाल थोड़ी ना है। a के पावर x का 1 बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, y बराबर a के पावर x, a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू log a। अब log a को बाहर कर दीजिए आप, ठीक है, चूंकि कांस्टेंट है इसको बाहर करेंगे तो फिर हो जाएगा a के पावर x का डिफरेंशिएशन। पहले log a को बाहर रखिए, अब a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो a के पावर x इंटू log a। ठीक है, अब 2 को हो गया तो क्या हो जाएगा log a का होल स्क्वायर इंटू a के पावर x। चेक कर लीजिए, a के पावर x का यदि 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही होगा, नहीं log a का होल स्क्वायर a के पावर x, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर बराबर 0 है। देखिएगा यहाँ पर
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है, और दूसरा क्या है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 है। क्या पूछ रहा है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सत्य है। पहले गौर करेंगे, यदि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0 है तो आपको मालूम है कि ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक साइन थीटा एन कैप, इसका मान यदि 0 के बराबर है, इसका मतलब दो कंडीशन हो सकता है। गौर करेंगे, या तो ए का मान 0 होगा या बी का मान 0 होगा। देखिए, या तो ए वेक्टर का मापांक 0 होगा या बी वेक्टर का मापांक 0 होगा या थीटा के जगह पर 0 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान 0 के बराबर होता है, तो इस कंडीशन में ये 0 होगा। अच्छा, जब डॉट प्रोडक्ट की बात आती है तो इसमें क्या है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, तो जैसे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब इसका मान 0 के बराबर होगा कब, जब ए वेक्टर का मापांक 0 के बराबर हो जाए या बी वेक्टर का मापांक 0 के बराबर हो जाए या फिर थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए। तो आप गौर से देखेंगे ये दोनों में ये थीटा अलग अलग है, थीटा का मान 0 डिग्री का रहा है और थीटा का मान 90 डिग्री का रहा है, तो ये संभव है ही नहीं। ठीक है, ये तो संभव है भी नहीं कि यहां पर थीटा का मान 0 डिग्री और यहां थीटा का मान 90 डिग्री, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यदि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी 0 हो जाए तो ये दोनों के दोनों आपस में 0 हो सकता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान भी 0 हो जाएगा और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहां पर आपके ऑप्शन में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, ए वेक्टर लंब है बी वेक्टर पर, नहीं। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंब होगा तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं होगा ना। अच्छा, दूसरा, ए वेक्टर बी वेक्टर के समांतर है, माने थीटा का मान 0 डिग्री है, समांतर होने कंडीशन में ये 0 हो जाएगा, लेकिन ये 0 नहीं हो पाएगा। अच्छा, दूसरा, ए वेक्टर बराबर 0 बी वेक्टर बराबर 0, हाँ ये है, ए वेक्टर बराबर 0 बी वेक्टर बराबर 0। ठीक है, ये हो सकता है कि ए वेक्टर या बी वेक्टर, अच्छा और है ना, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं, ऑप्शन नंबर डी को रखिए आप, कि यदि ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए, दोनों में से किसी एक भी 0, कोई भी एक 0 हो जाएगा तो इसके पूरे के पूरे का मान 0 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी को आप रख सकते हैं, ए वेक्टर बराबर 0 और बी वेक्टर बराबर 0, और माने या तो ये 0 या ये 0, दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो ये पूरे के पूरे 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए, अगला है सवाल आपका, गौर करेंगे इधर, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा है, एक बार सभी लोग देखिए, बनाने का प्रयास कर लीजिए फटाफट सभी लोग, जितना जल्दी से जल्दी हो सके क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है ना, हाँ जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बनाइए सभी लोग। आज न तकाल हम लबू बानी यही आस में, प्यार हम करीले तोह से पहिले क्लास से। चलिए, सवाल, सीमा का मान है 1 से √3, 1/में 1 + x² इंटू dx। इसका सिंपल है tan इनवर्स x हो जाएगा बाबू। हाँ, और आपको क्या करना है कि x की जगह पर मान रखना है, तो पहले √3 रखिएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स √3 माइनस फिर tan इनवर्स 1, यानी tan में √3 कितना का मान, tan में √3 होता है आपके 60 डिग्री का मान, π/3 का मान, और ये हो जाएगा π/4 का मान, लॉस हो जाएगा 12, 4π - 3π, यानी इसका आंसर हो जाएगा π/12 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा π/12 के बराबर, देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, अगला सवाल है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, सॉरी हाँ ठीक है, यहां दिया गया है ए वेक्टर बराबर कितना है, 2i कैप - 3j कैप, 2i कैप - 3j कैप प्लस 6k कैप, इतना ही ना हो, 6k कैप। हाँ, फिर i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। बी वेक्टर बराबर है i कैप प्लस 3j कैप प्लस कितना, प्लस k कैप। कह रहा है कि प्रक्षेप निकालना है, ध्यान रखिएगा, प्रक्षेप के लिए कंसेप्ट आपको बता देते हैं। कह रहा है कि इतना पर, यानी इतना पर इतना का प्रक्षेप, फिर से समझिए,
कह रहा है ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। तो ध्यान में रखना है कि जिसमें पर लगेगा, ठीक है, जिसमें लग गया पर उसके मापांक को बटा में लिखना है, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट लिखना है। एकदम गौर से सुन लीजिए कि जिसमें लग गया पर उसके मापांक को बटा में लिखना है, ऊपर में डॉट प्रोडक्ट। तो जैसे बी में ए में लगल है पर, ए वेक्टर पर, इसमें लगल है पर, ए वेक्टर पर, तो आपको क्या करना है कि पहले डॉट प्रोडक्ट को ऊपर में रखना है और ए वेक्टर के मापांक को नीचे में रखना है। हो गया प्रक्षेप, ठीक है ना। देख लीजिएगा, तो डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे कितना हो जाएगा, 2 एकाई 2 और ये प्लस माइनस माइनस, 3 तिहाई 9, फिर 6 एकम 6, अब बट्टा में इसका मापांक कितना हो जाएगा, रूट अंडर 4 + 9 + 36। देखिए तो कितना हो जाएगा, 6 वा 2 8, 8 में से घटेगा तो -1, ये हो जाएगा 9 4 13, 13 यानी हो जाएगा 39 × 10 49, रूट अंडर 49 और 49 का वर्गमूल 7 यानी -1/7। ठीक है, इसका हो जाएगा -1/7 जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। ठीक है ना, आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा है। अगला सवाल क्या है, ये तो फॉर्मूला है भाई, ये तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन x² - a² × dx। देख लीजिए 1/2a log x - a बटा में x + a + c, ये तो फॉर्मूला है। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है। अगला सवाल कह रहा है कि x y तल का समीकरण क्या होगा। एकदम ध्यान से देखिए, सवाल पूछा है कि x y तल का समीकरण। ठीक है, कई बार ये बता दिए हैं, फिर भी देख लीजिए, या पूछ सकता है yz तल का समीकरण, या पूछ सकता है कि zx तल का समीकरण। तीनों में से कुछ भी पूछे, आपको जवाब कैसे देना है। एक्स वाई तल का समीकरण यदि पूछ रहा है आपसे, देखिए 3 गो यहां पर है, एक्स वाई और जेड, तो 2 गो का चर्चा कर दिया, एक्स वाई आ गया तो बच गया जेड, तो जेड बराबर 0। यहां देखिए वाई जेड तल का पूछ रहा है, तो वाई जेड आ गया तो बच गया क्या, एक्स, तो एक्स बराबर 0। यहां देखिए जेड एक्स तल का कह रहा है, तो जेड एक्स आ गया, बच गया क्या, वाई, यानी वाई बराबर 0। ठीक है, किसी को दिक्कत है क्या, नहीं ना। देख लीजिए, चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। अगला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है कि कॉस इनवर्स -2 का मुख्य मान, कॉसेक इनवर्स -2 माने कॉसेक में -2 कितना का मान। अरे सिंपल है भाई, कॉसेक के अंदर माइनस लगल है, आपको बताया गया है कि यदि साइन इनवर्स के रूप में हो, टेन इनवर्स के रूप में हो और कॉसेक इनवर्स के रूप में हो, उसके अंदर में माइनस लग जाए तो क्या करना है, माइनस को बाहर खींच लेंगे। ठीक है, तो माइनस बाहर आ गया। अब कॉसेक में 2 कितना का मान, 30 डिग्री का, यानी कि π/6 का। इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा -π/6 के बराबर, देख सकते हैं। ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा आपका -π/6 के बराबर। अगला सवाल क्या है, ए वेक्टर बी वेक्टर दिया गया है, तो पूछता है, नीचे देखिए सब डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है। इसका कह रहा है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर नहीं होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर -9 होगा, कि ए और बी, ए बी पर लंब होगा। चलिए कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, तब तक बनाइए आप लोग खुद बनाइए, हम तब तक तो बोर्ड साफ करेंगे। ठीक है, और देखते हैं कितना जल्दी ये बोर्ड साफ करने वाला जो मामला है ये खत्म हो पाता है ना, क्योंकि देखिए जितना देर हम बोर्ड साफ कर रहे हैं उतना देर में 2-3 क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ जाते। ठीक है, बोर्ड साफ करने बस लिखना है, हाथ ऐसे चला देंगे तो डिजिटल बोर्ड पर ऐसे हाथ चलाएंगे वो अपने खत्म हो जाएगा के, तो आसान हो जाता ना। चलिए बुआ, क्या कह रहा है, ए वेक्टर का दिया गया है आपका, ए वेक्टर बराबर है कितना है, तो 2i कैप -5j कैप प्लस k कैप, 2i कैप -5j कैप प्लस k कैप, और बी वेक्टर बराबर है कितना, बी वेक्टर बराबर कितना है, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। ठीक है, क्या पूछ रहा है, तो सब में तो डॉटे प्रोडक्ट निकाल देना भाई, डॉटे निकाल, ये हो जाएगा 2 एकाई 2, ये हो जाएगा -10, ये हो जाएगा +- -1,
2 माइनस 11 घट के हो जाएगा -9, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान कितना के बराबर हो जाएगा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान -9 के बराबर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आपको दिख रहा है। चलिए अगला सवाल क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यदि किसी समतल का समीकरण 2x + y 2x + 5y - 6z + 3 बराबर 0 है, तो इस समतल के समांतर किसी समतल का समीकरण क्या होगा? माने इसके समानांतर की बात कर रहा है। सुनिए, जब आपको कोई समीकरण दिया गया है और उसके समांतर किसी समीकरण की बात करें ना, गौर करेंगे इधर, पहले समीकरण क्या है वो लिख देते हैं। 2x + 5y - 6z + 3 बराबर 0, ऐसा ही ना है? एक बार और चेक कर लेते हैं। 2x + 5y - 6z + 3 बराबर 0 है, तो इस समतल के समांतर किसी समतल का समीकरण आपको चाहिए। गौर करेंगे इधर, जब इसके समानांतर कहेगा ना, तो देखिए यहां से यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम होगा। ठीक है, यहां से यहां तक बिल्कुल सेम टू सेम होगा, ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, कांस्टेंट जो आपको दिख रहा है वो कांस्टेंट अलग अलग भी होगा तो चलेगा, लेकिन x से लेकर x y z जो आपको दिख रहा है वो बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे ऊपर वाला समीकरण में है वैसे ही नीचे वाले समीकरण में आपको दिखना चाहिए, और यदि ऐसा है तो वही जो है उसका आंसर कहलाएगा। ठीक है ना? हाँ, यही इसका आंसर कहलाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसके लिए जो है 2x + 5y - 6z प्लस, यहां कांस्टेंट के जगह पर कुछ दूसरा हो सकता है। ठीक है, बराबर में 0, कुछ दूसरा हो सकता है कांस्टेंट की जगह पर। समझ में आ रहा है? बस आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए, ये बिल्कुल सेम टू सेम होना चाहिए। कांस्टेंट अलग अलग भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रहा है? इसका ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के बराबर। ये सवाल तो बहुत हिट चल रहा है भाई, मजेदार है। -π/2 से π/2 देखकर ही आंसर दे सकते हैं आप। साइन के पावर में है 9x × dx, देखकर ही जवाब दे सकते हैं इस सवाल को आप। ठीक है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट पहले भी आपको बता दिया गया है, देखकर ही बता दीजिए इसका आंसर। देखिए आपको बताया कि सीमा का मान सेम टू सेम हो, ऊपर प्लस में हो नीचे माइनस में हो, और यहां पर फंक्शन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, और उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी स्पेशल फंक्शन कौन सा है भाई? तो ट्रिग्नोमेट्री में स्पेशल 3 गो फंक्शन है, साइन, टैन और कॉसेक, और यदि उसके पावर में विषम संख्या आ जाए तो ये आपका ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है। ठीक है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा 0 के बराबर होता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। हो गया आंसर। एक और है, मोड वाला सवाल है, इसके कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए थे और ये क्वेश्चन भी हम पहले करा दिए। ठीक है, यदि सीमा का मान -1 से 1 है, अंदर में मोड x है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाता है उच्च सीमा का स्क्वायर के बराबर, यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो लगभग 25 क्वेश्चन जो आपका था इसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया है, बस एक एक सेट करके ऐसे ही मोटा मोटी देख रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, बेहतर लग रहा है, तो बाद बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब तो आप कर ही रहे हैं, ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, और ये जो मदद वाली बात हम आपको कहें, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, कंसस होकर इस पर रहेंगे, चूंकि जरूरत है। ठीक है, एक व्यक्ति यदि 5-6 लाख रुपया एक साथ खर्च करता है तो थोड़ी सी समस्या है, चूंकि हम बहुत बड़े फैमिली से हम लोग बिलोंग नहीं करते हैं, बहुत लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और उसके बावजूद 5 लाख रुपया मैंने रखता है, लेकिन आपके लिए करना है। ठीक है, हाँ, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे आप लोग। और एक बार फिर से हम आपको अपना नंबर याद दिला दें, जो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वाला नंबर है 6200 12 25 28। ठीक है, ये हमारा गूगल पे, पेटीएम, फोन पे वाला नंबर है। आप इस पर जो है जो आपकी इच्छा हो, जितनी हो, ठीक है, हाँ, आप मदद कर सकते हैं डिजिटल पैनल के लिए, आप अपने छोटे भाई बहन के लिए और आप अपने लिए भी, क्योंकि उस पर आप ही लोग का काम होगा। ठीक है, उससे हमारा कितना ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यदि डिजिटल पैनल लेके आएंगे तो हम उसको खा तो नहीं जाएंगे। ठीक है, इस वो तो हमारे घर का राशन मतलब उससे तो नहीं आ जाएगा, ठीक ना, लेकिन हाँ ये है कि आप लोग को पढ़ा सकते हैं, और जब हम मेहनत करेंगे उसके ऊपर तो हमें उसका मेहनताना जरूर मिलेगा। ठीक है बाबू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।